हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम विद अरिहंत चैनल पर। और मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक हिंदी की बहुत बेहतरीन क्लास आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और वो क्लास आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक आपका बिल्कुल एग्ज़ाम उपयोगी है। और जब उससे प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थियों के सामने बहुत सारा असमंजस, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो समस्याएं हैं, असमंजस है और जो कन्फ्यूज़न है वो आज की क्लास में एकदम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। वेलकम टू एग्ज़ाम विद अरिहंत चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सीधे, बिल्कुल कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सीधे कंटेंट पर आएंगे। और हम लोग जो सबसे कठिन विद्यार्थियों को लगता है एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला भी आपको बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ एक ही बात है, कोई भी दोनों के बीच में अंतर नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्णमाला या वर्ण विचार, तो इसके मतलब हमारे पास आ गया कि जो वर्णों की एक पूरी श्रृंखला है, एक वर्णों की जो पूरी लड़ी है, वर्णों की जो पूरा क्रमवार कह सकते हो एक क्रम संख्या है, वो हम लोग वर्णमाला या वर्ण से संबंधित जो हम लोग बातचीत करेंगे वो वर्ण विचार के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट कर्ता देखो तो कर्ता हमारे पास क्या हो जाता है, वर्ण। तो जब तक वर्ण नहीं जानेंगे तब तक उसकी माला कैसे पिरोएंगे। तो वर्ण के बारे में जानते हैं, वर्ण होता क्या है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिंदी की जो लिखित भाषा है, जो लिखित भाषा है उसकी बहुत ध्यान समझिएगा, उसकी सबसे जो छोटी इकाई है, उसकी सबसे जो छोटी इकाई है वो आपकी वर्ण कहलाती है। ये एक लाइन में समझ लीजिए, हिंदी की लिखित भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी वर्ण कहलाती है। और वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते हैं, खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब देखो, एक बात यहाँ पर मैं समझा दूँ, खंड नहीं किए जा सकते हैं इसके मतलब क्या है। जैसे आपने कहा छोटा आ, क्या इसका खंड हो सकता है? एक वर्ण है, खंड नहीं किए जा सकता है। छोटी ई कहोगे, वर्ण है, क्या इसका खंड किया जा सकता है? बिल्कुल भी इसका खंड नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। और इसी तरीके से छोटा ऊ है, का है, ये सब वर्ण हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। और ये हिंदी की लिखित भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। और किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो क्रमबद्ध जो समूह है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाला जो क्रमबद्ध समूह है, जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह है, वो वर्णों की श्रृंखला कहलाती है। यानी कि कह सकते हो वर्णमाला कहलाती है, कह सकते हो एक लाइन में वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह है वो हमारी वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इतनी बात दिमाग में सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जब भी हम लोग वर्ण की बात करते हैं तो कहते हैं वर्ण जो है वो मुख्यतः आपको दो तरीके के दिखेंगे। एक वर्ण है स्वर और एक वर्ण है व्यंजन। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये मूल बात है जहाँ से आपके सवाल बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। या कह सकते हो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखो, स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी कि ये अपने अस्तित्व के लिए, अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे आपने कहा आ, स्वतंत्र है,
किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ना ही इसके खंड किए जा सकते हैं, स्वतंत्र है। खंड हालांकि इनके भी हम लोग कह सकते हैं, वर्ण तो ये भी हैं, व्यंजन भी, तो इनके भी खंड नहीं किए जा सकते, लेकिन इनका जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र नहीं है। अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझे होंगे, सर अस्तित्व की क्या बात करने लगे। तो देखो भैया, अस्तित्व का मतलब यह है कि जब इनका उच्चारण होगा, जब इनका उच्चारण होगा तो इनके उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो यानी कि ये बगैर स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण लगभग नहीं होता है। ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इस बात को बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ये मूल बात है आपकी स्वर में और व्यंजन में। इतनी बात क्लियर है, एकदम साफ साफ नोट कर लीजिएगा भाई। यानी कि इसको एक लाइन में कह सकते हो, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वो सारे के सारे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और जिनकी उच्चारण की सहायता जो है, या कह सकते हो जिनके उच्चारण में स्वर का प्रयोग होता है या आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है, ऐसे वर्णों को हम लोग व्यंजन कहते हैं। एक लाइन में मोटी मोटी परिभाषा है, उसको बिल्कुल याद कर जाना है। ठीक है, ये तो परिभाषा की बात रही। अब हम लोग स्वर के बारे में पढ़ते हैं, जहां से आपके सवाल मिलेंगे। ठीक, स्वर की परिभाषा मैंने बता दी आपको, दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, बता दी मैंने। अब स्वरों की अगर बात करें कि स्वरों को मूलतः हम लोग जो हैं वो 3 भागों में बांट देते हैं। एक हम लोग कह देते हैं ह्रस्व स्वर, इनको याद करने की दृष्टि से छोटे स्वर भी कह सकते हो। याद करने की दृष्टि से, किताब में नहीं लिखा हुआ होगा ह्रस्व स्वर छोटे हैं या बड़े हैं। दूसरे जो हैं वो आपके दीर्घ स्वर हैं, और इनको याद करने की दृष्टि से कह सकते हो बड़े स्वर। ठीक है, तीसरा स्वर जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्लुत स्वर। और इसका एक अन्य नाम भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। इसका जो अन्य नाम है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका एक अन्य नाम है त्रिमात्रिक स्वर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो भाई, ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर की परिभाषा क्या बन सकती है, क्या कह सकते हैं? ऐसे स्वर जो उच्चारण में एक मात्रा काल लगता है, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में एक मात्रा काल लगेगा, ऐसे स्वर आपके ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि भाई इनके उच्चारण में एक मात्रा काल लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दूसरी बात, जो खींचकर नहीं बोले जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात एकदम? जरा सा भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के पूछेगा, अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, जो खींच करके नहीं बोले जाते हैं। अब नहीं बोले जाते हैं, एक मात्रा काल लगता है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी तो हमारा बताना दायित्व है कि आपको समझ में कैसे आएगा। कौन कौन से हैं? छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और ऋषि वाला रे है। अब कभी भी आप कहोगे छोटा आ, तो छोटा आ जैसे ही आप कहोगे तो छोटा आ में आप देखिएगा, कभी भी आपका छोटा आ में क्या हो जाएगा, छोटा आ में कभी भी आपको खींच करके नहीं बोला जाएगा।
खींच करके नहीं बोला जाता है। अ इ उ रे, खींच कर को तो नहीं बोल रहे हो। मात्रा काल कितना लग रहा है? एक मात्रा काल। ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। बात एकदम बरोबर होनी चाहिए, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एकदम हर एक चीज़ बहुत स्पष्ट करते हुए इसीलिए चल रहा हूँ, कोई तेज भागने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दीर्घ स्वर या बड़े स्वर क्या हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। यानी कि ये खींच करके नहीं बोले जाते हैं, तो ये दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? ये वाले जो दीर्घ स्वर हैं ये खींच करके बोले जाते हैं, ये खींच कर बोले जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मैंने इतनी बात तो कह दी यार, खींच करके बोले जाते हैं, इनका ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उच्चारण में, तो आपको बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे सर एग्जाम्पल भी तो बताएं। तो बिल्कुल बताएंगे भाई। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी वाला ए, ऐनक वाला ए, ओखली वाला ओ, औरत वाला ओ। तो गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कोई सिंगर गाना गाता है तो कहता है आ, अलापता है ना, आ खींच करके बोले जा रहे हैं ना। ई खींच करके बोले जा रहे हैं ना। ऊ खींच करके बोला जा रहा है। ए ओ खींच करके बोले जा रहे हैं ना। तो इनमें दो मात्रा काल लगा। दो मात्रा काल कह सकते हो या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय कह सकते हो, और खींच करके बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। और यहां पर हमने कितनी संख्या देखी इनकी? 4। तो अभी तक हमने स्वर कितने देख लिए? 11। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लुत स्वर की विशेषता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लुत स्वर बेसिकली ऐसे स्वर होते हैं, कह सकते हैं ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही। ये जो प्लुत स्वर हैं इनमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा। और यहां पर एक बड़ी रोचक बात है, यहां पर एक मात्रा काल मैंने दिया तो यहां पर 3 मात्रा काल लगता है भाई, 3 गुना लगेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? त्रिमात्रिक स्वर हो गया। इसीलिए इसका क्या नाम हो गया? त्रिमात्रिक स्वर हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगा, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक मात्रा काल है और यहां पर क्या लग जाएगा भाई? 3 मात्रा काल का समय लग जाएगा। याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, इनकी कोई भी संख्या नहीं होती है। इनकी कोई भी संख्या आपकी नहीं होती है, ये बात याद रखना है। ये समय कह सकते हो ये ना ह्रस्व रहते हैं ना दीर्घ होते हैं, ये प्लुत हो जाते हैं और किसी स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय ये लेते ही हैं। इनको हम लोग, जैसे एक मैं एग्जांपल लूँ, और अधिकतर इसका जो उपयोग है वो हिंदी में कम होता है। वैदिक हिंदी जो होती है आपकी, उसमें इनका प्रयोग अधिक होता है, याद रखना है। ठीक है। और इनके लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था भी नहीं की गई है। जैसे संस्कृत में अधिकतर आपको दिखेंगे, वैदिक उसमें दिखेंगे आपको, जैसे जब आप ओम लिखते हो तो ये 3 जो है ये आपका ये प्लुत हो गया। मेरी बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो सवाल क्या क्या बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। मैं साथ में क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस करते चल रहा हूँ। पहला सवाल बनेगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 11। फिर सवाल बनेगा ह्रस्व स्वर कितने हैं, कहिएगा 4। दीर्घ स्वर कितने हैं, तो कहिएगा
7। फिर आएगा प्लुत स्वर कितने हैं, तो कहिएगा 0, कोई संख्या नहीं है। फिर सवाल आएगा त्रिमात्रिक स्वर किसको कहते हैं, तो कहिएगा प्लुत स्वर को कहते हैं। फिर सवाल आपका आएगा कि छोटा किस प्रकार का स्वर है, तो आप कहिएगा ह्रस्व स्वर है। फिर आएगा औरत वाला औ किस प्रकार का स्वर है, तो आप कहिएगा दीर्घ स्वर है। यानी कि ये भी जो डिवीज़न है कह सकते हैं, ये भी जो क्लासिफिकेशन है वो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक सवाल आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में यहाँ से मिलना चाहिए। बहुत ही कह सकते हैं एक फाउंडेशन है, ये वर्णमाला का नींव है। अगर ये नहीं क्लियर तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं, फिर एक और बहुत रोचक बात हम आपके साथ साझा करेंगे। पहले हम लोग व्यंजन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने बताया आपको व्यंजन वो हैं जो अपने उच्चारण जब होता है तो उसमें आ जो वर्ण है वो कहीं ना कहीं छिपा रहता है, वो आपका व्यंजन कहलाता है। ऐसा मैंने आपको बताया। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन को मुख्य रूप से मैं ये नहीं कहूँगा, वैसे तो बहुत सारे आ जाएंगे व्यंजन में, ठीक है ना। मुख्य रूप से मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है अंतस्थ व्यंजन, ठीक। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा है सवाल 100% आना है। यहाँ से सवाल 100% आना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत पहले इतना देख लीजिए विधान से, मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ। अब जैसे ये अंतस्थ व्यंजन लिखा है तो ये किससे बना है, अंतः, अंता से बना है। अंता का जो अर्थ क्या होता है, भीतर या बीच में। क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है भीतर या बीच में। क्या अर्थ हो गया इसका, भीतर या बीच में। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग का पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर पाती है, यानी कि जिह्वा मुख के भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर पाती है। अंता मतलब भीतर ही रह गया, ठीक है ना। तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, या है, रा है, ला है और वाह है। ये आपके हो गए अंतस्थ व्यंजन। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, एक और पॉइंट इसमें हम लोग ले सकते हैं, कह सकते हो इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम होता है, ठीक है। या, रा, ल, वा। जीभ जो है बहुत हल्का सा लगता है। आप देखिए थोड़ा सा एक तालुम लगा, हल्का सा, देखा ना आपने, बहुत पूरी तरीके। अब किसी ला बोला, ल हल्का सा लगा ना, अब लपेट दो पूरा एकदम तालुक, तो बोल नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए बहुत कम जो है वो स्पर्श होती है, भीतर ही रहती है। तो ये आपके या, रा, लावा कहलाते हैं। अब ऊष्म के मतलब क्या होता है, ऊष्मा या गर्म हवा। यानी कि जब इन वर्णों का उच्चारण करोगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगी। सा, स, हा, बोला सा हा कहते हैं ना, तो गर्म हवा निकलेगी। तो कौन कौन से हो गए भाई, ये वाला सा हो गया, ये वाला सा हो गया, ये वाला सा हो गया और ये हा हो गया, ठीक है भाई।
ये आपके कह सकते हो सा, 3 सा हो गए और 1 हा हो गया। ये आपके उस व्यंजन हो गए, यानी कि उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलेगी, याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, पहले स्पर्श व्यंजन को मैं समझा दूं। स्पर्श व्यंजन के मतलब हो गया कि ऐसे व्यंजन जो कि आपके जिह्वा जो है वो हमारी कर्ता है, मुख्य है, वो मुख के अंदर विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करेगी। जब विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करेगी तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, कह सकते हो, यानी कि स्पर्श का मतलब होता है सीधे सीधे कह सकते हो छूना, टच होना जिसको कहते हैं, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके सवाल जरूर मिलेंगे। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है और ता वर्ग है। इतनी बात एकदम समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई किसी विद्यार्थी को? एक बार तेजी से बता दीजिएगा अगर यहाँ तक कोई डाउट हुआ हो तो। ठीक है, अब देखो हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। का में का है, खा है, गा है, घा है और अंगा हो गया। चा में भी चा है, छा है, जा है, झा है और अइया हो गया। टा में भी टा है, ठा है, डा है, ढा है, रामायण वाला ड़ा हो गया। ता में भी ता है, था है, दा है, धा है और ना है। पा में भी पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया और मा हो गया। अब आप बहुत ध्यान से समझोगे इसको, बड़ा सटीक पॉइंट है। हर एक वर्ग में का में भी 5, चा में भी 5, टा में भी 5, ता में भी 5 और पा में भी 5। हर एक वर्ग में 5-5 हैं। तो हर एक वर्ग में 5-5 हैं तो संख्या कितनी हो गई? 5 × 5 = 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या तो 25 हो गई। और उस व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 हो गई। और इधर अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 11 अलावा 4 हो गई। तो मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होगा? 25 और 4 29 और 4 33। इतनी बात बरोबर समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। कोई भी इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। हमने वहाँ पर त्रिमात्रिक स्वर बताया था, स्वर में प्लुत स्वर को बताया था त्रिमात्रिक स्वर। यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो काचा टाता पा के जो अंतिम वर्ण हैं, अंगा, अइया, अड़ा, ना, मा, जब आप इनको बोलते हो तो कहते अंग नाक से ध्वनि निकल रही, न नाक से ध्वनि निकल, अणा नाक से ध्वनि निकल रही है, मा नाक से ध्वनि निकल रही है। तो इन अंतिम वर्णों को, का चा टाता पा वर्ग के अंतिम वर्णों को नासिक्य वर्ण बोलते हैं। सब सवाल ये आता है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। लास्ट में जो एमसीक्यू सॉल्व करने का वो एकदम ना के बराबर रह जाएगा आपका, है ना। हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, आप ही लोग उत्तर विदाउट एनी ऑप्शन के देंगे, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये आपका हो गया, इनको हम लोगों ने नासिक्य वर्ण की श्रेणी में रख दिया। ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाए। अगर स्पर्श व्यंजन से कोई किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, इससे कोई डाउट है पूछ सकते हो, इससे कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्पर्श व्यंजन की। एक सवाल बहुत मिलता है आपसे, कौन सा कंठ व्यंजन है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा ओष्ठ है, ये पूछते ना, कौन सा तालु वाला है। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग,
ठीक, इनके सामने एक ट्रिक लिख दो बस, जिससे पूरे याद हो जाएंगे। के टी एम डी ओ, ठीक है। अब का वर्ग के सामने लिखा हुआ के से क्या मतलब हो गया? कंठ। तो का वर्ग के सभी वर्ण व्यंजन कंठ व्यंजन है। का चाटा जो कह सकते हो, का खा गा घा अंगा, सब कंठ हैं। अब यहां पर टी लिखा है, टी क्या मतलब? तालु। तो चा वर्ग वाले चा छा जा झा आइया सब तालब या तालु वाले व्यंजन हैं। ठीक इसी तरीके से टा वर्ग वाले टा ठा डा ढा णा, ये सभी एम से क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक इसी तरीके से ता वर्ग वाले ता था ता धा ना, ये आपके डी से दंत व्यंजन हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से पा वाले पा फा बा भा मा, ए ओ से ओष्ठ व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये ओ से आपके ओष्ठ व्यंजन हो जाते हैं, याद रहेगा। अब आपसे सवाल कुछ भी पूछा जाए, पूछ दिया जाए चा कौन सा वर्ण है, या पूछ दिया जाएगा अइया कौन सा वर्ण है, कंठ है कि तालु है कि मूर्धा है, खट से लगा दोगे। मैं गारंटी से कहता हूं 100% यहां से आपका क्वेश्चन मिलेगा। 100% आपका क्वेश्चन यहां से मिलेगा। ये याद रखना, ये जान है। घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, ये सब आपको इसी स्पर्श व्यंजन नींव है उसकी। स्पर्श व्यंजन अगर समझ गए तो निश्चित रूप से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये तो हमने एक आपका पूरा का पूरा व्यंजन मुख्य रूप से समझ लिए। अब एक और व्यंजन समझ लीजिए, संयुक्त व्यंजन। बस संयुक्त व्यंजन नाम से ही अर्थ निकल रहा है, दो वर्णों के योग से जो व्यंजन है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से जिसकी रचना होती है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये कौन कौन से हैं? छत्री वाला छा है, नेत्र वाला त्रा है, ज्ञानी वाला ज्ञा है, और श्री वाला स्रा है। जो छत्री वाला छा है ये का और षटकोण वाले सा के मिलने से बना है, और जो नेत्र वाला त्रा है ये ता और रा के मिलने से बना है, और जो ज्ञानी वाला ज्ञा है ये जा और अइया से मिलकर के बना है, और श्री वाला जो स्रा है ये सा और रा के मिलने से बना है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। सवाल बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो खट से आप बता सकते हो छत्र ज्ञा स्रा के अलावा कोई भी नहीं। या पूछा जाए निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन निर्माण में किसका सहयोग नहीं लिया जाता है, या कौन सा वर्ण जो है वो उपयोगी नहीं है, तो इनके अलावा अगर कोई भी वर्ण आए तो वो आपका संयुक्त व्यंजन को बनाने में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, अगर मैंने एक माँ लिखा ए और एक माँ लिखा ये, और इसमें नीचे एक टेढ़ी लाइन लगा दी, ये जो नीचे टेढ़ी लाइन है इसको हम लोग कहते हैं हलंत। अगर ये किसी भी वर्ण में लग गया नीचे, तो इसके मतलब ये जो वर्ण है वो स्वर रहित है। याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ण के नीचे ये स्वर रहित नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे इसमें आ ध्वनि शुरू छिपी है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो लगा हुआ है हलंत, तो ये आपका स्वर विहीन वर्ण या व्यंजन हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और व्यंजन समझिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। अच्छा, द्वित्व नाम से नहीं निकल रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर नाम से भी तो निकल रहा है द्वित्व। द्वित्व का मतलब होता है जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी ही जैसे अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है।
जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी ही जैसी व्यंजन ध्वनि से मिलकर के अपनी ही जैसे व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कह लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति लिखे पत्ता, देखिए हो गया ना द्वित्व। सच्चा, ये सब के सब आपके द्वित्व हो गए। या किस लिख सकते हो टट्टू, लट्टू, कुछ भी लिख सकते हो। लट्टू, टट्टू, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं? ये द्वित्व हो गया। ये देखिए द्वित्व हो रहा है ना, छोटा आधा, टा आधा, पूरा टा, ये सब आपके द्वित्व हो रहा है। तो ऐसे जो व्यंजन हैं वो आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक इसकी कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अभी हमने बताया स्पर्श व्यंजन, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो पांचों वर्ग हैं, ठीक है, इनके दूसरे और चौथे वर्णों का द्वित्व नहीं होता है। इसका मैंने कहा दूसरे और चौथे वर्गों का द्वित्व नहीं होता है। दूसरे 2 व 4 वर्णों का द्वित्व नहीं होता है। किसमें? का वर्ग में भी, चा वर्ग में भी, टा वर्ग में भी, ता वर्ग में भी, पा वर्ग में। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब का के बाद क्या आ जाएगा? खा। तो कभी आपने आधा खा, पूरा खा कोई शब्द में देखा? नहीं देखा। अब जैसे आप लिखते हो मच्छर, तो चा आधा लिखते हो, द्वित्व नहीं हुआ ना, खा, मच्छर। मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरीके चा, छा, छा का भी द्वित्व नहीं होगा। टा, ठा, ठा का भी द्वित्व नहीं होगा। ता, था, था का भी द्वित्व नहीं होगा। पा, फा, फा का भी द्वित्व नहीं होगा। ये आप लोगों को याद होना है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि कह सकते हो दूसरे और चौथे वर्गों को द्वित्व नहीं होता है, याद रखना है। पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों को द्वित्व नहीं होता है। जहाँ द्वित्व नहीं होगा वहाँ पर ये जैसे है, तो इसको हम लोग द्वित्व ना कह करके इसको संयोग कह सकते हैं। जहाँ पर द्वित्व नहीं होगा वहाँ पर संयोग होगा। इस पॉइंट को याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? फटाफट से बताओगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक द्वित्व व्यंजन भी देख लिए जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, याद रखना है। अब 2-3 चीज़ें और वर्णमाला में बेसिक याद रखिएगा। एक अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक और तीसरा अयोगवाह। ये 3 भी जरूर आते हैं। आपने देखा होगा कि अनुस्वार क्या है हम लोग के, जिसे हमने लिखा, कोई शब्द लिखा, कोई भी शब्द लिखा उसके ऊपर बूंदी लगा दी तो अनुस्वार है। कोई शब्द लिखा उसके ऊपर चंद बूंदी लगा दी तो अनुनासिक है। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह वह है जो ना स्वर है और ना व्यंजन है। अयोगवाह क्या है? यानी कि कह सकते हो अयोगवाह जो है वो अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं ना व्यंजन हैं, यानी कि इनका कह सकते हो स्वर और व्यंजन के साथ में योग नहीं होता, इसलिए अयोगवाह कहलाती हैं। और ये अयोगवाह कौन कौन से हो गए? अंग और आह। ना स्वर हैं ना स्वर
और न व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो। अनुस्वार का मतलब ये हो गया भाई, ऊपर बिंदी है, कुछ भी लिखोगे, अंग है, कंस है, कंठ है, कोई एग्जाम्पल लिख लो। मैं एग्जाम्पल लिखे देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे एग्जाम्पल भी सर ने नहीं बताया। अंश है, अंग है, कंठ है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कह सकते हो आप, अनुनासिक में भी कह सकते हो। यानी कि अनुनासिक में निकल सकते हो, एक परिभाषा के रूप में कह सकते हो अनुनासिक के बारे में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है। यहाँ पर जो हवा है वो हवा मुख और नासिका यानी कि नाक दोनों से यहाँ पर हवा निकलेगी, ये अनुनासिक में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अनुस्वार के उच्चारण में जो हवा है वो केवल नाक से निकलती है। यहाँ पर जो हवा है वो केवल और केवल हवा केवल नाक से निकलती है। तो ये आपका अनुस्वार हो गया। और जिसमें हवा जो है उच्चारण करते समय ये मुख और नाक दोनों से निकलती है, वो आपका अनुनासिक हो गया। और ये आपका अयोगवा हो गया। ये आपका एक बेसिक कह सकते हो, जहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ये वर्णमाला का एक बड़ा उपयोगी टॉपिक सा हो जाता है। अब क्वेश्चन मैं आपके साथ कुछ यहाँ पर रखूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में रखूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए क्या क्या सवाल बनेंगे। पहला बनेगा, इतना नाम मैंने पढ़ाया अभी, स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। दूसरा सवाल, ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अभी हमने सब उत्तर भी दिए थे, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। ठीक है। चौथा सवाल, जहां द्वित्व नहीं होगा वहां पर क्या होगा। अभी हमने बताया था। ठीक है। चौथा सवाल। अगला 5वां सवाल, नासिक के वर्ण किसे कहते हैं और संख्या कितनी है। ठीक। अगला सवाल, कितने हो गए हम लोगों के? 5 हो गए। छठा सवाल। छठा सवाल आपको बताना है कि अइया के उच्चारण में कौन सा व्यंजन है। या कौन सा भाग सहायता करता है, जिसमें तालु है, मूर्धा है, ठीक है, उसके बाद में ओष्ठ है, दंत है। ये आप, मैंने बताया ना, तो ये आप बता सकते हो, ये अइया वाला। ठीक है। अगला सवाल आपको बताना है, ये बताना है कि स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बताओगे आप लोग
प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अगला सवाल बताओगे। आहा आहा जो है किस वर्ण के बाद आता है? ठीक। 10वां सवाल है, संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण सहायता करते हैं? ये 10 सवाल आपके हैं और इनके उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगली जब मेरी क्लास होगी तो उसमें जो भी विद्यार्थी ने जो कमेंट में लिखा है उनका नाम भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो कोशिश करिएगा, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप देखो अधिकतर एजुकेटर क्या आप लोग साथ करते हैं कि भाई आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बहुत एक एक चीज़ बहुत ही कह सकते हैं एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाई है। वर्णमाला में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ चीज़ें अछूती ज़रूर रही हैं, उनको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। केवल एक चीज़ जिनको हम लोग प्रयत्न कहते हैं, और प्रयत्न का मतलब होता है चेष्टा। ये 2 तरीके के हैं, एक आंतरिक है और दूसरा बाह्य है। इसी में हम लोग घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, और वो भी बाकायदा सूत्र के साथ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो बिल्कुल आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम रख देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ज़रूर करके आइएगा। थैंक यू एवरीवन। फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय